Hello students, from today we are going to start our unit number 5 hydraulic turbine of the subject fluid mechanics and machineries. So let's start our today's topic. So before proceeding to today's topic, we just once recall what we have studied in previous lectures. So in previous unit or in previous lecture we had studied about define impact of jet, determine forces exert on the fixed moving and series of plates, and we have also solved numerical based on that about topics. So so let's talk about today's learning outcome. Yes students, today we have studied about hydroelectric power plants. So the today's learning outcomes are: draw hydraulic power plants, identify various components of hydraulic power plant, select site for the hydraulic power plants, and state various advantages, disadvantages, and application of hydraulic power plant. These four topic we have covered. We will have covered in today's topic. So today's program outcomes are: we have here PO1, PO6, and PO7 satisfied by studying this topic. So let's start our today's starts with introduction. तो देखिए पहला पॉइंट है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और इसको कहा गया है इट इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल इसलिए कहा गया है, देखो दोस्तों दो टाइप के सोर्सेस होते हैं एनर्जी के, एक होता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब पारंपरिक और नॉन कन्वेंशनल मतलब अपारंपरिक सोर्स, ठीक है ना। तो पारंपरिक सोर्स किसको कहा जाएगा, जैसा थर्मल पावर प्लांट है जिससे हम लोग कोयले से बिजली बनाते हैं, तो या हमारे घर पे जो चूल्हा जलता है, ये सब क्या है, ये एनर्जी के सोर्सेस है। तो ये कौन से सोर्सेस हो गए, कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक सोर्सेस हो गए एनर्जी के। और ये जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है या टाइडल पावर प्लांट है जो कि समंदर की लहरों से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, सोलर पावर प्लांट है, ये जो पावर प्लांट है इनसे जो एनर्जी डेवलप होती है इसको कहा जाता है नॉन कन्वेंशनल। मतलब ये पारंपरिक सोर्सेस नहीं है एनर्जी के, और पारंपरिक मतलब जो पहले से चले आ रहे हैं, ठीक है ना। वी जनरेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी यूजिंग द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। यहाँ पे हम कहा गया है कि हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब पानी से तैयार होने वाली बिजली, इसको कहा गया है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। और इसको जनरेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आर यूज वेयर वाटर इज एट हाइट। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पे यूज किए जाते हैं, जहाँ पे वाटर जो रहती है वो हाइट पे रहता है, ठीक है ना। In hydroelectric power plant, potential energy of the water at a height is converted into mechanical energy by rotating the turbine। तो हाइड्रोलिक पावर प्लांट में क्या होता है दोस्तों कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये क्या है, मैं अभी सामने डायग्राम में आपको सबको बताऊंगा, कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। और उस मैकेनिकल एनर्जी की वजह से जो टरबाइन है उसके ब्लेड्स रोटेट होते हैं। दिस मैकेनिकल इज एनर्जी इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू पुट द वाटर। हाँ, दिस मैकेनिकल एनर्जी फर्दर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये जो मैकेनिकल एनर्जी होती है टरबाइन की, फिर ये जनरेटर में जाती है और जनरेटर में फिर इसका कन्वर्शन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो टू पुट द वाटर एट अ हाइट वी यूज डैम। सो पानी यहाँ पे ये पॉइंट दिया हुआ है, टू पुट द वाटर एट हाइट वी यूज डैम। सो पानी को हाइट पर रखने के लिए हम लोग डैम का यूज करते हैं। डैम आर फॉर्म इन द रिवर टू स्टॉप देयर फ्लो एंड कीप इट एट अ हाइट। और डैम किस लिए बनाए जाते हैं, तो ये नदियों पे बनाए जाते हैं। और क्यों बनाए जाते हैं, तो इसका रीजन है कि नदियों का फ्लो को रोकने के लिए और पानी का जो हाइट है, जो लेवल है वो बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो देखिए ये एक एनिमेटेड गिफ है जो हम लोगों ने लिया हुआ है techo.com से। यहाँ पे एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट कैसे वर्क करता है वो सब कुछ दिया है। देखो दोस्तों क्या होता है कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में तीन चार इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो सबसे पहले होता है एक डैम। डैम ये जो दिख रहा है ना, हेड पॉन्ड इनटेक, ये है डैम है। डैम से ये पाइप निकलता है, इस पाइप को कहा जाता है पेनस्टॉक, जिससे पानी डैम से लेके हम लोग जहाँ पे पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं वहां पे इसका यूज किया जाता है। तो देखिए इसके नीचे ये जो है ये टरबाइन है, ये जो दिख रहा है ना ये पार्ट, इसको कहा जाता है टरबाइन।
तो जैसे आप लोगों ने थर्मल में टर्बाइंस पढ़े थे, इम्पल्स और रिएक्शन, यहाँ पे भी इम्पल्स और रिएक्शन टाइप के टर्बाइन पढ़ना है। सिर्फ ये दोनों में चेंज इतना होता है कि थर्मल में जो हम लोगों ने टर्बाइंस पढ़े उसका वर्किंग मीडियम स्टीम था, यहाँ पे जो टर्बाइन पढ़ेंगे उनका वर्किंग मीडियम वाटर रहेगा। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गए। पहला कौन सा, डैम, उसके बाद में ये पेनस्टॉक, और इसके बाद में ये तीसरा टर्बाइन। ठीक है, अब ये टर्बाइन के ऊपर में रहता है जनरेटर, ये दिख रहा है ना आपको, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा बी डबल ई सब्जेक्ट में, है ना, जनरेटर वगैरह क्या होता है। तो जनरेटर में क्या होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल रहता है, बीच में से शाफ्ट रहता है। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल्स में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जिसको मैग्नेटिक लाइंस भी कहा जाता है। और ये शाफ्ट के घूमने की वजह से वो मैग्नेटिक लाइंस कट होती है, और वो मैग्नेटिक लाइंस कट होने की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है। और इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का ट्रांसफार्मर में, यानी यहाँ पे जो जनरेटर है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से यानी करंट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब क्या, करंट। तो ये करंट इन ट्रांसफार्मर्स के थ्रू, इन ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू भी, जहाँ पे आपके घर पे टीवी फैन है, दुकान में जो बिजली है, या कंपनी में जो बिजली है, वहाँ के लिए इसका ये यूज किया जाता है। ठीक है, सो देखिए, एक और यहाँ पे ये तीन चार चीजें आप लोगों ने पढ़ ली। पहला कौन सा था, डैम, जिसमें पानी स्टोर रहता है, स्टोर होने की वजह से वहां पे कौन सी एनर्जी रहती है, पोटेंशियल एनर्जी। फिर उसके आगे जो रहता है ये पेनस्टॉक, पेनस्टॉक में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मतलब वेलोसिटी एनर्जी। और ये वेलोसिटी एनर्जी क्या होती है, डैम की ब्लेड्स के ऊपर एक्ट होती है। तो जिस वजह से, सॉरी डैम की नहीं, टरबाइन की ब्लेड्स के ऊपर एक्ट होती है, जिस वजह से टरबाइन की ब्लेडें घूमती है ना। और टरबाइन की ब्लेड्स किसके साथ कनेक्ट है, शाफ्ट के साथ कनेक्ट है। तो ये शाफ्ट, टरबाइन की ब्लेड घूमती है इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से, तो जिस वजह से शाफ्ट भी घूमता है। तो शाफ्ट का घूमना मतलब कौन सी एनर्जी हो गई, मैकेनिकल एनर्जी। अब ये मैकेनिकल एनर्जी कहाँ जा रही है, जनरेटर में शाफ्ट का घूमना। और जनरेटर में क्या है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और बीच में वो शाफ्ट घूम रहा है। ये शाफ्ट जितनी तेजी से घूमेगा उतना मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्यादा जनरेट होगी, और करंट ज्यादा जनरेट होगा। जितना कम स्पीड से घूमेगा उतना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कम जनरेट होंगी, और करंट भी कम जनरेट होगा। ठीक है, तो ये शाफ्ट के घूमने के ऊपर ही डिपेंड होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन ज्यादा करना है या कम करना है। तो ये शाफ्ट जो का घूमना हो गया मैकेनिकल एनर्जी, और फिर ये जनरेटर में जाता है शाफ्ट, यहाँ से ये मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये तीन चार इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़े। पहला कौन सा, डैम, फिर पेनस्टॉक, पेनस्टॉक के बाद में यहाँ पे टरबाइन, टरबाइन के बाद में ऊपर जनरेटर। सो देखिए, यहाँ पे हमारा वो एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो भी फुलफिल होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो देखिए कैसे वो होता है, तो यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड है, रुकी हुई है, तो होगी पोटेंशियल एनर्जी। जब वो एनर्जी पेनस्टॉक की पाइप है, पेनस्टॉक के थ्रू जब आगे आती है, तो उस एनर्जी को कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। जब ये काइनेटिक एनर्जी शाफ्ट के ऊपर गिरती है, और शाफ्ट शाफ्ट मतलब ये ब्लेड्स के ऊपर गिरती है, ब्लेड शाफ्ट के साथ कनेक्ट है, तो शाफ्ट घूमता है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब ये मैकेनिकल एनर्जी का शाफ्ट का घूमना मतलब मैकेनिकल एनर्जी का, ये कहाँ जा रहा है, जनरेटर में। और शाफ्ट के घूमने की वजह से जनरेटर में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये कंसेप्ट याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है ना। सो अब एक इसमें एक और एलिमेंट रह गया, टरबाइन के नीचे हमेशा लगता है ड्राफ्ट ट्यूब दोस्तों। तो ड्राफ्ट ट्यूब का पर्पस क्या होता है, तो उसका दो तीन पर्पस है, मैं अब छोटे छोटे आपको पर्पस बताऊंगा इसके, बाकी ये पूरा टॉपिक ही है, आगे चल के तब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये ड्राफ्ट ट्यूब होती है, ड्राफ्ट ट्यूब एक इसमें दो एंड होते हैं, ओपन एंड, एक टरबाइन से कनेक्ट होता है, दूसरा ओपन एंड टेल रेस में कनेक्ट होता है। तो इसका पर्पस ये होता है दोस्तों, टरबाइन से निकलने वाले पानी को ये टेल रेस में भेजता है, ये काम होता है ड्राफ्ट ट्यूब का। या और इसका दूसरा पर्पस होता है कि ये जो टरबाइन का लेवल है, ये टेल रेस के लेवल से खासा ये ऊपर रखता है, जिस वजह से पानी बैक में ना है और यहाँ पे क्लॉगिंग ना हो। इस ये पर्पस होता है ड्राफ्ट ट्यूब का। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये एनिमेशन से कुछ तो इसका आइडिया आ गया होगा कि हाइड्रोलिक पावर प्लांट कैसे वर्क करता है। आगे बढ़ते हैं फिर। ये जनरल लेआउट है, अभी जो हम लोगों ने एनिमेशन देखा वो अभी थोड़ा सा टेक्निकल भी यहाँ पे देखेंगे, तो देखो आपको बाकी सब तो चीजें समझ में आ गई है। अब इसमें एक और चीज होती है जो हम लोगों ने इसके पहले में भी पढ़ी है,
कि हमको यहाँ करना क्या है, यहाँ पे टरबाइन का शाफ्ट घुमाना है। टरबाइन का शाफ्ट घुमाने के लिए हमको प्रेशर की जरूरत है। प्रेशर कहाँ से मिलेगा, तो ये पानी में जो प्रेशर रहेगा उससे हमको प्रेशर मिलेगा। तो वो प्रेशर कौन सा रहेगा दोस्तों, कैपिटल एच रहेगा। ठीक है। सो हमारे जो इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था लॉसेस के साथ में, तो हमारे पास में देखिए यहाँ पे अवेलेबल कौन सा प्रेशर है, एच, दैट इज ग्रॉस हेड अवेलेबल होता है जब लिक्विड स्टोर होता है डैम में। और हमारा काम कहाँ पे हो रहा है, टरबाइन की ब्लेड्स के ऊपर वर्क हो रहा है। तो टरबाइन की ब्लेड्स के ऊपर हमको ग्रॉस हेड मिल रहा है क्या, तो नहीं, इसका आंसर क्या है, नहीं। हमारे को टरबाइन की ब्लेड्स के ऊपर कैपिटल एच मिल रहा है। तो कैपिटल एच ग्रॉस हेड से ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा, तो इसका आंसर है कम रहेगा। और ये कितना कम रहेगा, कि जितना यहाँ पे लॉसेस होगा, मतलब यहाँ पे जो हेड है उस हेड का यूटिलाइजेशन हमको लोग कर रहे हैं टरबाइन की ब्लेड्स के ऊपर। तो यहाँ का जो प्रेशर है उस प्रेशर को यहाँ तक लाने तक हमारा जो प्रेशर लॉस होगा उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा बचेगा एच, और ये एच रहेगा वो प्रेशर जिसकी वजह से टरबाइन घूम रहा है। ठीक है दोस्तों। सो देखिए अभी ये डायग्राम है, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको ये डायग्राम बनाना है। बाकी तो सब मैंने आपको समझा चुका हूँ। अभी कुछ और पॉइंट्स इसके हैं। कैचमेंट एरिया पहला पॉइंट होता है, कैचमेंट एरिया। ये वर्क वगैरह कैसे करता है सभी को अब समझ चुका है, आशा करता हूँ कि समझ ही गया होगा आपको। तो पहला पॉइंट है कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया मतलब वो होता है दोस्तों कि ये डैम है, डैम में पानी जो स्टोर होता है, तो उसके आसपास का एरिया, मतलब पानी कहाँ, जहां जहां से पानी बह के डैम में आता है उस पूरे एरिया को कहा जाता है कैचमेंट एरिया। दूसरा पॉइंट है दोस्तों रिजर्वायर। रिजर्वायर किसको कहा जाता है, तो ये जो डैम है, डैम का ही दूसरा नाम होता है रिजर्वायर। तीसरा डैम, इट प्रोवाइड हाई हेड विच इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस हाई पावर। डैम मतलब ही रिजर्वायर है, और इसका काम क्या होता है कि ये हाई प्रेशर जनरेट करने के लिए हम लोग बेसिकली इसका यूज करते हैं। उसके बाद में देखिए स्पिल्स वे है। इट इज अ सेफ गार्डिंग स्ट्रक्चर फॉर द डैम व्हेन एवर वाटर फ्लो ओवर अ सर्टेन लिमिट ड्यूरिंग फ्लड, इट फ्लो थ्रू द स्पिल्स वे। स्पिल्स वे मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि स्पिल्स वे किसको कहा जाता है, स्पिल्स वे मतलब डैम के दरवाजे। ठीक है ना। उसके बाद में कंड्यूट। कंड्यूट मतलब दोस्तों लिक्विड जो रहता है उसको फ्लो करने के लिए जो चैनल यूज करते हैं उसको कहा जाता है कंड्यूट। इट कैरीज वाटर फ्रॉम हेडरेस्ट टू द टिलरेस्ट, मतलब जैसा पाइप है, पाइप क्या हो गया, एक कंड्यूट हो गया। एक आता कैनल है, कैनल क्या हो गया, कंड्यूट। तो कंड्यूट बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ओपन कंड्यूट और क्लोज कंड्यूट। तो क्लोज कंड्यूट मतलब जो हम पाइप यूज करते हैं पानी फ्लो या कोई भी लिक्विड फ्लो करने के लिए उसको कहा जाता है क्लोज कंड्यूट, मतलब पाइप। और ये जो हमारी नालियाँ होती है, कैनल्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, इसमें से भी क्या होता है, लिक्विड फ्लो होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसको कहा जाता है ओपन कंड्यूट। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट टॉपिक है सर्ज टैंक। सर्ज टैंक क्या होता है दोस्तों, सर्ज टैंक आप लोगों ने इसके पहले भी पढ़े हैं, वाटर हैमर इस टॉपिक में। तो देखिए डैम से जब पानी टरबाइन तक आता है तो हमें क्या होता है कि टरबाइन की स्पीड को कभी कभी कम ज्यादा करना पड़ता है। क्यों कम ज्यादा करना पड़ता है, तो इसके पीछे रीजन है दोस्तों कि इलेक्ट्रिसिटी का जो रिक्वायरमेंट है, तो वो ये रिक्वायरमेंट ना कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। जैसे अभी अगर आप देखोगे तो जो इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट है ये दो टाइप के रिक्वायरमेंट है, एक पीक पीरियड और एक लीन पीरियड, ऐसे दो पीरियड्स रहते हैं। तो देखिए ये पीक पीरियड किसको कहा जाता है और लीन पीरियड किसको कहा जाता है, तो देखिए शाम को जब हम लोग देखते हैं तो सभी जगह की लाइट्स वगैरह चालू हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग ड्यूटीज में घर के बाहर रहते हैं, वो शाम को आ जाते हैं, तो उस समय वो सब बिजली के उपकरणों का यूज करते हैं। तो उस समय बिजली की खपत बढ़ जाती है ना। और रात में जब आप सो जाते हो तो उस समय भी बहुत सारे लाइट्स वगैरह सब बंद हो जाती है, टीवीज बंद हो जाती है, तो उस समय खपत कम हो जाती है। तो ये जिस समय बिजली की खपत बढ़ जाती है उस समय पीरियड को कहा जाता है पीक पीरियड, और जिस समय की बिजली की खपत कम हो जाती है उस समय के पीरियड को कहा जाता है लीन पीरियड, LEAN, लीन पीरियड। तो देखिए क्या होता है कि बिजली हम लोग स्टोर नहीं कर सकते, यानी स्टोर कर सकते हैं लेकिन इन्वर्टर्स में, तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में होते हैं। लेकिन डैम से यानी जो पावर प्लांट से निकलने वाली बिजली उसका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, मेगावाट्स में होती है। और मेगावाट्स में बिजली को स्टोर करने के लिए हमारे पास में कुछ भी सोर्स नहीं है। तो हमें क्या करना होता है कि जैसे ही बिजली की डिमांड बढ़ती है तो बिजली का प्रोडक्शन बढ़ा देना पड़ता है, और जैसे ही बिजली की डिमांड कम हो जाती है तो बिजली का प्रोडक्शन कम कर देना होता है। अब हम लोग बात करेंगे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट की, तो यहाँ बिजली बन रही है वाटर के प्रेशर की वजह से। मतलब आप हाई प्रेशर से लिक्विड ज्यादा भेजो, अमाउंट ऑफ लिक्विड ज्यादा भेजोगे, उसका प्रेशर ज्यादा भेजोगे, तो जनरेटर ज्यादा स्पीड से घूमेगा। जनरेटर ज्यादा सॉरी शाफ्ट ज्यादा स्पीड से घूमेगा टरबाइन का, और वो शाफ्ट ज्यादा स्पीड से घूमेगा तो जनरेटर में बिजली ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। वही अगर आपको बिजली कम प्रोड्यूस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, शाफ्ट की स्पीड कम कर देना पड़ेगा। तो शाफ्ट के घूमने के पीछे रीजन है हाई प्रेशर पानी का फ्लो।
तो वो पानी का फ्लो अगर आप कम कर दोगे तो अपने आप शाफ्ट की स्पीड कम हो जाएगी और बिजली की जो जनरेशन है वो कम हो जाएगी, है ना। तो सिंपली यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है कि जो बिजली बनाना या कम बनाना या ज्यादा बनाना है ये सिंपली डिपेंड है शाफ्ट के रोटेशन पे, और शाफ्ट का रोटेशन सिंपली डिपेंड है पानी के फ्लो पे। तो ये पानी का फ्लो जब हम लोग कम ज्यादा करते हैं तो वाटर हैमरिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, जो हम लोगों ने इसके पहले पढ़ चुके हैं। तो ये वाटर हैमरिंग इफेक्ट को कम करने के लिए सर्ज टैंक का यूज किया जाता है। तो क्या किया जाता है, एक ओपन टैंक लगा दी जाती है पेन स्टॉक में। जैसे ही प्रेशर बढ़ जाता है तो वो बढ़ा हुआ प्रेशर उस टैंक में आ जाता है, और जैसे ही प्रेशर कम हो जाता है तो वो टैंक के अंदर का जो लिक्विड है वो उस प्रेशर के साथ में आगे बढ़ के प्रेशर को कांस्टेंट कर देता है। इसलिए यहाँ पे उसका यूज किया जाता है, उस टैंक का नाम दिया गया है सर्ज टैंक। उसके बाद में प्राइम मूवर। प्राइम मूवर किसको बोला जाता है दोस्तों, टरबाइन जो होता है वो इम्पल्स और रिएक्शन, ये दो टाइप के टरबाइन है, और उन्हीं टरबाइन को कहा जाता है प्राइम मूवर। ड्राफ्ट ट्यूब यूज टू डिस्चार्ज वाटर टू द टेल, मतलब टरबाइन से निकलने वाले पानी को टेलर्स तक पहुंचाने के लिए जो ट्यूब का यूज किया जाता है उसको बोला जाता है ड्राफ्ट ट्यूब। और पावर हाउस, अ पावर हाउस इज अ बिल्डिंग इन विच टरबाइन अल्टरनेटर एंड ऑक्सिलरी प्लांट्स आर बी हाउस। तो होप करता हूँ आपको ये सब चीजें समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, सिलेक्शन फॉर साइट ऑफ अ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये एक अलग क्वेश्चन है, मतलब कभी भी कोई हाइड्रोलिक पावर प्लांट अपने को बनाना है तो वो साइट सिलेक्शन के क्या पैमाने रहेंगे ये हमको देखना है। तो देखिए सबसे पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी कि हमें प्लांट उसी जगह पे डालना है जहाँ पे पानी की अच्छी खासी अवेलेबिलिटी हो, ठीक है। दूसरा वाटर स्टोरेज। देखिए अभी किसी भी प्लेन जगह पे कभी भी डैम नहीं बना सकते हम लोग, तो डैम बनाना है, क्योंकि देखिए हाइड्रोलिक पावर प्लांट बनाना है तो आपको डैम बनाना है सिर्फ, और डैम बनाना है तो आपको ऐसी जगह देखना है जहाँ पे आपको वाटर स्टोरेज हो सके, जैसे आजू बाजू पहाड़ी इलाका हो या बीच में ऐसा खाई जैसा बना हुआ, तो उसी जगह पे पानी स्टोर हो सकता है। प्लेन जगह पे पानी स्टोर नहीं हो सकता है, तो हमें जब भी डैम बनाना है तो वो उस टाइप के हमें एरियाज को देखना है, पहले उसको आइडेंटिफाई करना है, और उसी के बाद में हम लोग डैम वहाँ पे बना सकते हैं। ये चीजें आगे बढ़ेगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हेड ऑफ वाटर, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस रिक्विजिट क्वांटिटी ऑफ पावर इट इज नेसेसरी दैट अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एट अ सफिशिएंट हेड शुड बी अवेलेबल। अभी देखिए इसका मतलब क्या हो गया, आप लोगों ने प्लांट तो डैम तो बना, लेकिन उस डैम से जब आप लोग पावर प्लांट में पानी भेजोगे तो उसमें प्रेशर भी उतना आना चाहिए। तो प्रेशर आने के लिए हमें अमाउंट ऑफ लिक्विड उतना चाहिए, एक स्पेसिफिक अमाउंट तक, है ना। तो वो उस प्रेशर मिलने के लिए ये देखना पड़ेगा कि वो हमारा वो उतना अमाउंट ऑफ लिक्विड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो उसी जगह पे हम लोग प्लांट को बनाएंगे। उसके बाद में कैचमेंट एरिया, तो कैचमेंट एरिया जो मैंने अभी बताया आपको कि भले ही डैम एक जगह पे रहता है लेकिन वहाँ पे पानी बह के आजू बाजू के एरिया से आता है, तो ये जो आजू बाजू का एरियाज होता है ये कैचमेंट एरिया कहलाया जाता है दोस्तों। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हमें डैम बना सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, टाइप ऑफ लैंड। अब देखिए अवेलेबिलिटी लैंड एंड टाइप ऑफ लैंड मतलब कैसा, कि प्लांट बनाने के लिए लैंड बहुत बड़ी लगती है हमें। उसके अलावा टाइप ऑफ लैंड मतलब वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए, वहाँ बड़े बड़े शहर, देखिए कभी भी आप लोगों ने देखा होगा कोई भी हाइड्रोलिक पावर प्लांट शहर के आसपास में नहीं है, जंगलों में होता है। तो क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ पे अगर हम लोग शहर के आसपास अगर ऐसी जगह है भी और हम लोग डैम बनाना चाहते हैं तो वो बहुत ही खर्चीला हो जाएगा, क्योंकि उतने सब लोगों को हमको रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा अलग जगह पे, उनको जगह देनी पड़ेगी, उनके घर बन के देना पड़ेगा, है ना। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डैम की जगह आइडेंटिफाई की जाती है। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहूंगा, आप लोगों ने सबने कोराड़ी देखा हुआ है, कोराड़ी में तालाब है, हम डैम की बात नहीं करते, हम सिटी के आसपास से तालाब की बात करते हैं। तो कोराड़ी में जहाँ पे तालाब है पहले वहाँ पे गाँव हुआ करता था नांदा करके। अब वो जो नांदा गांव है वो कोराडी से थोड़ा सा उन्होंने 5 किलोमीटर पीछे ले लिया, और उस नांदा गांव की जगह पे अभी तालाब है, जो हम लोग तो कोराडी का तालाब देखते हैं ना, वो वाला, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम लोड सेंटर। अब डिस्टेंस फ्रॉम लोड सेंटर मतलब कैसा, कि इस जगह पे हम लोग वो बिजली को यूज करने वाले हैं, तो उससे हम लोग ये देखेंगे कि जब भी हम लोग कोई हाइड्रोलिक पावर प्लांट बनाएंगे तो ये जो डिस्टेंस है ये कम से कम हो, है ना। बहुत ज्यादा अगर डिस्टेंस रहा तो ट्रांसमिशन लॉसेस में बिजली हमारी वेस्ट हो जाएगी। उसके बाद में लास्ट है एक्सेसिबिलिटी ऑफ साइट। एक्सेसिबिलिटी ऑफ साइट मतलब क्या, कि हमें वहाँ पे सामान लेके जाना है, वहाँ पे लेबर्स लेके जाने हैं, वहाँ पे जो प्लांट बनाना है तो वहाँ पे ट्रक्स वगैरह जाने चाहिए सीमेंट वगैरह लेके, तो हम लोग आसानी से वहाँ तक जा पाए, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपरली हो पाए, ऐसी जगह हम लोग देखते हैं डैम बनाने के लिए। उसके बाद में देखिए ये एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोलिक पावर प्लांट एंड डिसएडवांटेजेस है। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम हाइड्रोलिक पावर प्लांट डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन। तो पहला है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उससे कोई पोल्यूशन होता नहीं है। जैसे थर्मल में से
कोयला जलाने की वजह से पोल्यूशन होता है, यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सिंस वाटर इन द डैम विल बी गेट फिल्ड बाय इटसेल्फ ड्यू टू रेन, इट इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो पानी अपने आप ही डैम में आता है, तो ये क्या होता है, ये एनर्जी को हम बार बार, रिन्यूएबल सोर्स मतलब बार बार इसका यूज कर सकते हैं, मतलब बिजली बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, उसका पीने के लिए यूज कर सकते हैं, खेती बाड़ी के लिए यूज कर सकते हैं। द कंस्ट्रक्शन डैम हेल्प्स इन कंट्रोलिंग फ्लड एंड प्रोवाइडिंग इरिगेशन। तो जब ये बरसात के दिनों में जब फ्लड आते हैं, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए डैम का बहुत बड़ा यूज है। और इरिगेशन के लिए पानी, जैसे हम साल भर पानी की जरूरत होती है हमें, तो वहाँ पे भी इसको उसी डैम से हम लोग पानी ले सकते हैं। जो आप लोग देखोगे कि हमारे आसपास में जो कैनल्स चल बहती है, कैनल्स में पानी, ये जो कैनल में पानी होता है वो डैम से ही आता है, और जो हम लोग पूरे साल भर खेती के लिए यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज, डैम कैन ओनली बी कंस्ट्रक्टेड इन स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्लेसेस लाइक हिली टेरेन्स। डैम ऐसा कहीं पे भी नहीं बना सकते हम लोग, इसको हमेशा हिली जगह पे ही बनाया जाता है। लार्ज एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन लैंड इज सबमर्ज अंडर वाटर। तो जब डैम बनाना होता है तो बहुत बड़ी जगह लगती है, तो एग्रीकल्चर और ह्यूमन लैंड वहाँ पे हमको सबमर्ज करना होता है, ठीक है ना। द वेजिटेशन विच इज सबमर्ज अंडर वाटर रूट इज anaerobic condition which leads to generation of huge amount of methane. Methane is a greenhouse gas. तो क्या होता है कि ये जो पौधे वगैरह होते हैं डैम के अंदर जो रहते हैं, पानी के पौधे वगैरह, नहीं क्या, उसकी वजह से मीथेन गैस जनरेट होती है, ठीक है ना। तो ये ग्रीन हाउस गैस है एक टाइप का। देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल हु आर लिविंग इन द एरिया नियर द डैम। तो ये डैम बनने की वजह से कैसा, जैसा अभी देखिए कि अगर डैम बनता है तो आपको वहां पे जाने का जो आसपास के एरियाज के लोग रहते हैं उनको जाने आने में भी तकलीफ होती है। तो जैसा कि उनको कहीं जगह जाना है तो वो पूरा डैम घूम के जाना पड़ेगा, इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी वहाँ पे आते हैं। ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम द फिश इन द एरिया डाउनस्ट्रीम ऑफ द डैम डू नॉट गेट इनफ न्यूट्रिशन एंड प्रोडक्शन ऑफ फिश डिक्रीजेस। तो डैम की वजह से फिश जो है, मछलियों को अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, जिस वजह से उनकी जो पैदावार होती है वो भी कम हो जाती है। तो मेजर एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक पावर प्लांट देखिए, नॉर्मली हाइड्रोलिक डेवलप फॉलोइंग पर्पज होती है। हाइड्रोलिक पावर प्लांट के लिए यूज करते हैं, तो कंट्रोल द फ्लड इन द रिवर, रिवर में जो बाढ़ आती है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा इसका यूज है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तीसरा यूज होता है डैम का या हाइड्रोलिक पावर प्लांट का वाटर स्टोर करने के लिए, इरिगेशन पर्पज के लिए। वाटर स्टोर करता है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। इसके अलावा और देखिए दो तीन इंपॉर्टेंट है। स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट अप टू 10 मेगावाट इज यूज फॉर सर्विंग द स्मॉल कम्युनिटी और इंडस्ट्रियल प्लांट। मतलब 10 मेगावाट छोटे छोटे प्लांट भी बनने जाते हैं, तो इससे हम लोग छोटी सी इंडस्ट्री या छोटे से जो गांव है उसमें हम लोग उससे बिजली दे सकते हैं। माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट अप टू 10 किलोवाट is used to provide power to the isolated homes or small community or sometime connected to electric power network। तो उससे थोड़ा माइक्रो जो रहते हैं, स्मॉल से भी छोटे, इससे हम लोग ये आइसोलेटेड जगह, मतलब जो अलग से एक हाथ घर है, छोटी छोटी बहुत ही छोटी जगह है, उसको इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई दे सकते हैं। पिको हाइड्रो पावर प्लांट अप टू 5 किलोवाट इज यूज्ड टू प्रोवाइड पावर टू स्मॉल रिमोट कम्युनिटीज दैट रिक्वायर ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उससे भी छोटा पावर प्लांट हो गया, ठीक है। और उससे बाकी पावर प्लांट इससे बड़े बड़े भी होते हैं। तो यहाँ पे अपना आज का टॉपिक एंड करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, जो पेपर में आते हैं, तो इसका असाइनमेंट बनवाइए। तो यहाँ पे आज हम लोग रुकते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हाइड्रोलिक टर्बाइंस दैट इज फिल्टर। थैंक यू वेरी मच।